कहा था कि क्योंकि आई कैप की बुक आ गई है तो आप सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कि आप आई कैप की बुक की कॉपी करवाएं ऊपर से और उसको 2 बाइंडिंग बनवाएं। इनकम टैक्स अलग करें, उसमें से सेल टैक्स अलग करें। जब आप इनकम टैक्स अलग करेंगे तो ये कोई 210 पेजेस के आसपास बुक बनेगी आपकी। इसको सिंगल साइड प्रिंट करवा लें, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, आप किताब को और क्लास में जो हम कोई एग्जाम्पल जनरेट कर रहे हैं ये सारी नोटिंग हमारी एक जगह आ जाएगी और हम बड़ी आसानी के साथ जब एग्ज़ाम में आखिरी महीने में रिवीजन में जाएंगे तो हमें ये नहीं होगा कि सर ने क्या एग्जाम्पल दी थी, वहाँ क्या हुआ था, क्या, ये बिल्कुल 100% आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर आई कैप ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना, उनकी भी कॉपी करवा लेंगे। इन 2 के साथ हम एडिशनल मटेरियल जहां हमें लगेगा कि यहाँ आई कैप की किताब में प्रैक्टिस कम है, यहाँ 360 डिग्री क्वेश्चन ऐड करके हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपग्रेड कर लें, वो मटेरियल साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो हम उसी डॉक्यूमेंट को बुनियाद बना रहे होंगे जिसको ये दोनों चीज़ें, ये दोनों किताब जिस वक्त एग्जामिनर पेपर बनाने बैठेगा तो उसकी टेबल के सामने यही 2 बुक्स होनी है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और आई कैप का प्रैक्टिस क्वेश्चन। जनरली टीचर अपनी किताब होने की वजह से इन 2 बातों को प्रमोट नहीं करते, जबकि हर दफ़ा जब एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो ये एहसास होता है कि यार अगर बच्चा ये 2 चीज़ें करके गया होता तो ये सवाल उसने 100% कर लेना था। इसलिए इसको बुनियाद बनाएंगे। आप कोशिश करें कि जब आप कल से क्लास में आएँ तो सिंगल साइडेड कॉपी करवा लें। ये जो स्लाइड्स हैं फिर इनकी कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पास सॉफ्ट में मौजूद होंगे, इनसे आप सॉफ्ट में पैसे अपने बचा लेंगे ज़रा, ठीक है ना। और किताब आपकी, क्योंकि वो तो फॉन्ट छोटा होगा ना, इसमें तो बड़ा फॉन्ट है, इससे बहुत ज़्यादा का आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, आपकी पैसों की भी थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। ये सारा डाटा मैं आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड करता ही हूँ, तो ये आपके पास सॉफ्ट में होगा और कल जब आप क्लास में आएँ तो आपके पास किताब मौजूद हो ताकि वहाँ आप हाईलाइट करें, वहाँ नोटिंग करें। हमने चीज़ें अल्टीमेटली वहाँ से याद करनी है, ठीक होगी बात जी। अच्छा जनाब, तो हम आगाज़ ऐसे ही कर रहे थे कि जब भी कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो 4 बातों का सवाल ढूंढ रहे हैं, ऑल हेड्स ऑफ इनकम। एक हेड ऑफ इनकम हमने कंप्लीट कर दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नाउ क्या जी, पहली बात स्कोप। स्कोप का मतलब है व्हाट इज इंक्लूडेड, सेकंड रिडक्शन, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। नंबर 3 बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, टैक्स कैसे लगना है। भाई रोज ही लेट आना शुरू हो गया आप हैं, कल से नहीं हो, आ जाओ भाई आ जाओ। हमने तो बैग भी एक जैसे कर लिया हैं, नाम भी सेम है, काम भी सेम है। चलो आगे चलते हैं, आगे हो जाते रहते भाई। तो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का क्या मतलब है, रिसीट बेसिस पर टैक्स लगेगा या के अक्रूवल बेसिस पर टैक्स लगेगा। और फाइनल बात थी एनटीआर में लेकर जाना है या के एफटी। 5 हेड के अंदर हमें इन्हीं 4 सवालों का सामना करना पड़ रहा है। हम एक ही पैटर्न पर सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। सैलरी की गुफ्तगू शुरू होती है सेक्शन 12 से, ठीक है ना। सेक्शन 12 सैलरी, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर। तो जी एक सवाल का जवाब तो मिल गया, इज टैक्स्ड ऑन रिसीव बेसिस, वरना यहाँ लिखा होता रिसीव और रिसीवेबल। अब एक एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहा है और जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ कोई फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है पिछले 3 महीने से, यानी क्योंकि टैक्स ईयर की बात करनी है ना, तो नॉर्मल टैक्स ईयर की बात हो गई, अप्रैल मई जून एम्प्लॉयर ने सैलरी पे नहीं की तो अक्रूवल बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स किस बेस पर लगेगा, रिसीट बेसिस पर लगेगा। ठीक होगी ना बात।
any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary. सैलरी किस बेस पर टैक्स होगी? रिसीट बेस पर। अब फिर एक मसला आ गया कि यार रिसीट बेसिस, हम अकाउंटेंट का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है अक्रूवल वर्सेस रिसीट, ठीक है ना, अक्रूवल वर्सेस रिसीट बेसिस, हम अकाउंटेंट का अकाउंटेंसी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर तो बस यही बात खत्म कर दें तो फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन लॉ कहते हैं नहीं यार, हमारा तो रिसीट बेसिस का कॉन्सेप्ट जरा अपना है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। When an amount shall be treated to be received, a person shall be treated as having received an amount, benefit or perquisites। इसको क्या बोलते हैं? perquisites या पर्क भी बोल देते हैं खाली। पर्क्स का मतलब होता है सहूलियात, ठीक है ना। हमने सैलरी का मतलब सारी चीजें हैं ना, जो कैश मिलेगा वो भी सैलरी है, जो सहूलियात मिलेंगी, सहूलियात क्या मिलेंगी? गाड़ी मिल गई है, घर मिल गया है, ठीक है ना, इस तरह की चीजें या कोई और चीजें, ये सब सैलरी की डेफिनेशन में आएंगी। अभी डेफिनेशन पर चलो, वो कहता है ये कब रिसीव होगा? इफ इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय दी, वो कहता है भाई सैलरी थी, आपने रिसीव कर लिया, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं या कैश आपको डिलीवर कर दिया है, तो ये तो एक्चुअली रिसीव हो गया। जो आम जहन में तो यही बात थी हमारे। वो कहता है नंबर 2, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और अंडर एनी, कहता है अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। अब लॉ की मजबूरी है ना, वो कहता है अगर खाली इतना कह के रुक जाता कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। अब एक शख्स की सैलरी है 2,50,000 रुपया, उसने घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ था हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से। उसने एम्प्लॉयर को कहा कि भाई आप मुझे सैलरी ना दिया करें, मेरी 2.5 लाख रुपए की किस्त आती है, वो आप इधर भेज दिया करें। और अब वो इनकम टैक्स वालों को कह रहा है कि सर आपने कहा था जब सैलरी रिसीव करेंगे जब टैक्स लगेगा, मैंने तो रिसीव की नहीं है, कसम ले लो मैंने रिसीव नहीं की है। अगर ये वाली बात एक्सप्लेन ना की जाती तो उसका मौक़िफ़ ठीक हो जाता। लॉ कहता नहीं नहीं यार, अगर आपकी डायरेक्शन पर कहीं पेमेंट कर दी जाए तो ये बेसिकली आपने रिसीव ही कर ली है। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द, आपने ही कहा कि यार मेरी सैलरी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की इंस्टॉलमेंट में दे दिया करें, या किसी लॉ के तहत मसलन कोई आपने गवर्नमेंट के ड्यूज देने थे या कोई भी और किसी कानून के तहत आपने कहीं से लोन दिया हुआ था और आप डिफॉल्टर हुए, और उस कानून ने कहा कि यार नहीं, इस बंदे का जो एम्प्लॉयर है ना उसको पकड़ो और उसको कहो कि भाई इसने हमारे 20 लाख रुपए देने हैं, जब तक 20 लाख पूरे नहीं होते हर महीने सैलरी आपने हमें देनी। वो कहता है तब भी सैलरी आपको रिसीव हो गई है। इसको कैसे कह रहा है? और अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत रिकवरी के कवानीन होंगे ना, आपसे अमाउंट ऐसे रिकवर कर ली जाए कि आपके एम्प्लॉयर को ढूंढ लिया जाए और उस एम्प्लॉयर को नोटिस दिया जाए। जैसे नैब की ने कोई रिकवरी करनी हो तो नैब जनाब उस एम्प्लॉयर को परसू करे और कहे भाई इसने नैब से इतने पैसे देने, आप ये जमा करवाते जाए हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे किसी लॉ के तहत, और कोई बैंकिंग लॉ कोई ऐसा कर दे। अब आप कहें जनाब मैंने तो सैलरी रिसीव ही नहीं की, मैंने किस चीज़ का टैक्स देना है? वो कहता नहीं भाई ये भी सैलरी रिसीव्ड ही है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, मेड अवेलेबल टू द पर्सन। वो कहता भाई एम्प्लॉयर का रूटीन ये था कि हर महीने की 1 तारीख को 1 जुलाई 2023, 1 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023 आपका चेक बना पड़ा होता है और
और आप अकाउंट डिपार्टमेंट जाके कलेक्ट कर लेते हो, या आपकी कैश में सैलरी पड़ी होती है, आपने जाके कलेक्ट करनी है। अब आप अच्छे खाते पीते इंसान हैं आपने, और जहां आप जॉब कर रहे हैं जिसके साथ, उसके ऊपर भी आपका रिलायंस भी ठीक है। ये भी नहीं है कि यार सैलरी निकलवा लो, कहीं खर्च ही ना कर दें, बाद में कौन दे, ये वाला चक्कर भी नहीं है। आप 6 महीने से सैलरी लेने ही नहीं गए, आपने कहा अच्छा पड़े हुए इकट्ठे एक ही दफा ले लूंगा। अब आप कह रहे हो कि यार मैंने तो सैलरी रिसीव नहीं की है, तो आप कहते नहीं 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 नहीं, ये मेड अवेलेबल थी, एम्प्लॉयर की तरफ से रेडी थी, आपने रिसीव नहीं की है, ये भी रिसीव्ड की डेफिनेशन में आ गई। वो जो पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब एक नारा लगाते हैं ना कि जी बेटे से सैलरी ना लेने पर, नहीं नहीं नहीं, वहाँ प्रॉब्लम ही है। वहाँ उस वक्त इनके जो वकला थे वो धोखा खा गए। वो जो इतने बड़े बड़े चोटी के वकील थे ना, उन्होंने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी और वो मुकदमा लड़ते रहे कि हमने तो सैलरी ली नहीं है, हमने तो सैलरी ली नहीं है। यही वो डेफिनेशन है जो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करवाने में, जिसने एक इस डेफिनेशन ने रोल प्ले किया। बिकॉज सैलरी वो वहाँ क्या कहते थे कि जी हमने तो ली नहीं है, सैलरी बैंक में ट्रांसफर हो रही थी। अब जाहिर है मतलब इन लोगों को कोई पैसे उस बैंक से निकाल के तो नहीं खर्च करने, कौमी खजाना सारा मौजूद है खर्च करने के लिए, ठीक है ना, तो वो बैंक से क्यों निकलवा के खर्च करने हैं। तो वहाँ जब ये अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि जी हमने तो सैलरी ली नहीं है। नहीं नहीं, ली नहीं है, नहीं लॉ ये थोड़ा कह रहा कि आप सैलरी निकलवाएंगे, नहीं नहीं, मेड अवेलेबल भी सैलरी ट्रीट हो जाती है। बात समझ आइए ना। इनकम टैक्स की एक ये डेफिनेशन ने भी वहाँ रोल प्ले किया। तो टैक्स ये कहता है कि भाई वो जो हमने कहा है ना, ये रिसीट बेसिस पर होगी, तो इसके 3 मीनिंग है, इनमें से कोई एक भी पूरा हो गया तो आपने सैलरी पर टैक्स देना है। पहला सबसे आसान सादा, व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। जी जनाब, पैसे आपने ले लिए हैं, कब लिए हैं? हर टैक्स ईयर में ऐसे चलेंगे ना। अब यहाँ से एक बड़ी अहम बात ऐसे देखिए, नॉर्मल टैक्स ईयर कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2022 से लेकर, हम इस साल की बात कर रहे हैं, 30 जून 2023 को। जनरली आमतौर पर सैलरी कब मिलती है? हर कोई बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो तो यकम को, ठीक है ना, वरना 5 तारीख, और अगर राइज हो तो 30 तारीख को। हाँ, हम लास्ट डे पे सैलरी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना, वरना आमतौर पर यकम को, 5 को। अब जून की सैलरी कब मिली? यकम जुलाई 2023 को। तो जून की सैलरी टैक्स नहीं होगी 2023 में। रीजन, ये तो अगले साल रिसीव हुई है। पहले वाली कैटेगरी में जून की सैलरी इस साल टैक्स नहीं हो रही है, until and unless कि हम assumption लें कि सैलरी इज ट्रांसफर्ड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, 30th को। जी होती, अभी सैलरी की डेफिनेशन करने लगे हैं। मैंने बताया हर चीज सैलरी काउंट होती है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर से आप जो भी बेनिफिट उठाएंगे, जिस भी शक्ल में उठाएंगे, वो सैलरी है। सिर्फ एक चीज एग्जाम्प्ट है, ये जो हम सांस ले रहे हैं ना और ऑक्सीजन अंदर जा रही है, इसके अलावा एम्प्लॉयर से जो भी बेनिफिट लेंगे वो सैलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अच्छा जी, रिसीट बेसिस की पहली इंप्लीकेशन होगी। इसी तरह जो जुलाई में पिछले साल हम आए होंगे तो उससे पिछले जून की सैलरी यहाँ मिली होगी ना, यकम जुलाई को। इसका मतलब है शायद करंट जून की सैलरी शामिल नहीं होगी और इसकी जगह पिछले जून की सैलरी शामिल हो रही होगी। आम तौर पर ऐसे होगा। या एग्जामिनर साइलेंट हो तो हम फौरन से एक अजम्पशन लेंगे, सैलरी इज ट्रांसफर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। वो कहते हैं भाई सैलरी रिसीव करने का मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं 3 मतलब है यहाँ। या तो आपने एक्चुअली सैलरी रिसीव कर ली है, या आपके कहने पर वो सैलरी कहीं अदा कर दी गई है। देन भी सैलरी क्या है? रिसीव्ड है। जैसे ही हमारे हुक्मरान अक्सर ये बात कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी ये बात कहते हैं कि जी हमने कभी सैलरी नहीं ली है, सिर्फ खजाना ही लूटा है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं हमने कभी सैलरी नहीं ली है, ठीक है ना। क्यों नहीं ली है?
वो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सैलरी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना, किसी चैरिटेबल इदारे को अपनी सैलरी ट्रांसफर। क्या हम इनकम टैक्स में दावा कर सकते हैं कि उन्होंने सैलरी नहीं ली है? नहीं कर सकते। क्यों? अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। बात समझ आई है? एक बंदा कहता है जी मेरी सारी सैलरी SOS विलेज को ट्रांसफर कर दें, शौकत खानम को ट्रांसफर कर दें, तो क्या अब उसने टैक्स नहीं देना? टैक्स देना है। वो कहते भाई ये जो आप शौकत खानम को दे रहे हो ना, इसका सवाब आपने आखिरत में लेना है, टैक्स इस दुनिया में देना है। इस वजह से टैक्स से एग्जम्पशन नहीं मिल सकती कि जी मैं तो अपनी सारी सैलरी शौकत खानम को ट्रांसफर करता हूँ इसलिए मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने सैलरी रिसीव नहीं की। नहीं, ये वाली डेफिनेशन इस तरह के कवानीन ही बता रही है। और बीच में एक बात ऐड हो रही है कि अगर किसी कानून की वजह से भी ऐसा हो रहा है तब भी ये स्टेटस है। और तीसरा ये है कि मैंने पूरा साल सैलरी रिसीव नहीं की है, मैंने सैलरी विदड्रॉ नहीं की है, मेड अवेलेबल हो गई है, तब भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इन तीनों में आप फॉल नहीं करते। इसका मतलब है कब टैक्स नहीं देना? जब एम्प्लॉयर ने सैलरी नहीं दी है, आपका एम्प्लॉयर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे कोविड आ गया तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ने सैलरी 2-2, 3-3 महीने समटाइम नहीं पे की, अब टैक्स पे नहीं करना। जब तक आपको सैलरी एम्प्लॉयर की तरफ से मिली नहीं है फिर टैक्स पे नहीं करना। आपने जाके पैसे रिसीव नहीं किए, टैक्स पे करना है। आपने सैलरी खुद रिसीव करने की बजाय किसी चैरिटी के इदारे में दे दी है, फिर भी पे करना। कोई आपने लोन लिया हुआ था उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, फिर भी पे करना। तो रिसीव की डेफिनेशन समझ आ गई। सैलरी कैसे टैक्स होगी? रिसीट बेसिस पर। लेकिन रिसीट बेसिस कहते किसे हैं, वो बात हमें यहाँ से समझ आ गई। क्लियर हो गई बात? अब आ गया जनाब सैलरी की डेफिनेशन। वो जो बार बार आप पूछ रहे हैं क्या चीज़ सैलरी है, क्या चीज़ सैलरी नहीं है, क्या चीज़ सैलरी है, क्या चीज़ सैलरी नहीं है, तो ये डेफिनेशन आपका शौक पूरा कर देगी। क्योंकि ये मेरा ख्याल इनकम टैक्स की जो चंद बड़ी बड़ी डेफिनेशन है उसमें से एक है। सैलरी मीन्स मतलब डिक्शनरी का मीनिंग तो खत्म हो गया, ठीक है ना। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ ए रेवेन्यू और। अच्छा, आम माशरे में जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स है ना, हम उसे सैलरी नहीं तस्वुर करते। यानी कोई वन ऑफ अमाउंट मिल गई है, एम्प्लॉयर ने ईदी दे दी है, तो हम घर जाके ये नहीं कहते कि जनाब मेरी सैलरी बढ़ गई है। हम सैलरी उस चीज़ को मानते हैं आम जहन में जो हर महीने अमाउंट मिलती है। जो साल के आखिर पे बोनस मिला तो हम घर खुश हो गए नहीं कहते जनाब आज मेरी सैलरी बढ़ गई है, क्योंकि कैपिटल रिसीट है ना, वन ऑफ है, हम उसको सैलरी आमतौर पे तस्वुर। लेकिन लॉ ने पहले कहा कि भाई सब चीज़ें सैलरी हैं, क्या है वो कैपिटल रिसीट्स हैं, क्या है वो रेवेन्यू का मतलब यहाँ क्या है, हर महीने, ठीक है ना, क्या है वो कैपिटल रिसीट्स हैं और क्या है वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ये खाली इनकम टैक्स, अच्छा दोनों है। तो भाई अच्छे बच्चों की तरह मैंने ले ली किताब, अब आप भी ले लें, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने अब इसके साथ अटैच होकर चलना है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ये टोटल आपका इनकम टैक्स का एरिया है और बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। कोशिश करें जब आप कल आएँ क्लास में तो ये आपके पास मौजूद हो ताकि आप उसी पर नोटिंग कर सकें। जी बुक शॉप पे अवेलेबल है, ये भी बुक शॉप से ही आई गर्मा गर्म समोसों की तरफ, ठीक है जी। मेरा नाम लें तो मेरा कमीशन भी डाल देगा बीच में, इसलिए अपने नाम से लेने ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। फिर लेजिस्लेटर को शक पड़ गया कि यार जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना कोई कख नहीं समझ आई, फिर उसने समझाने के लिए फ्रेज इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग। हमने ये बात पढ़ी थी कि कुछ डेफिनेशन मीन से शुरू होती हैं, कुछ इंक्लूड से होती हैं और कुछ मीन एंड। इसका मतलब है ये वो तीसरी टाइप की डेफिनेशन आ गई जहाँ मीन भी आ गया और इंक्लूड भी आ गया। और मीन एंड इंक्लूड का भी यूज करते हैं जब अपनी बनाई हुई डेफिनेशन हमें लगे कि शायद सारी बात समझ नहीं आई।
या अपनी बनाई हुई डेफिनेशन हमें लगे कि यार इसे और कॉम्प्रिहेंसिव करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इंक्लूड से बात को एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा जी, एनी पे, वेज और अदर रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम पेमेंट, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुएटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। वो कहना पता क्या चाह रहा है आसान लैंग्वेज में, वो कह रहा है नाम जो मर्जी रख लो, एम्प्लॉयर से जो पैसे लोगे ना वो सैलरी कहलाएगी। कहते भाई सैलरी पे टैक्स लग गया, कहता शुक्र है अल्लाह का मुझे तो वेजेस मिलती हैं, सैलरी मिलती नहीं है। कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, आप उसका नाम पे रख लो, वेजेस रख लो, या कहे नहीं जनाब मुझे सैलरी वेजेस थोड़े, मुझे तो रेन्यूमरेशन मिलते हैं। वो कहता है यार नामों में इनमें कुछ नहीं रखा, आपने सारे कवर कर दिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन से जो भी अमाउंट आप ले रहे हैं वो सैलरी है, उसका नाम पे रख दें, उसका वेजेस रख दें, उसका रेन्यूमरेशन रख दें। समटाइम अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो क्या मतलब है, और अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो क्या मतलब है। ठीक है ना, वो ये अकाउंटिंग की है। लॉ कह रहा है भाई कोई फर्क नहीं है, एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन, इसका मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग लीव पे, ठीक है, या पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव पे का मतलब है आपने छुट्टी की और तनख्वाह मिल गई। अच्छा एम्प्लॉयर था तो उसने पैसे नहीं काटे, आपने छुट्टी की है और उसने पैसे नहीं काटे, वो कहते हैं इस पे भी टैक्स लगेगा। और एक दूसरा मसला था, आप एम्प्लॉयर ने कहा यार साल में ना आपकी 40 लीव्स हैं, अब आप एम्प्लॉय जरा साल शुरू है तो एहतियात से चल रहा है कि यार कहीं मुझे छुट्टी की जरूरत पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। अब वो जब पहुंचा ना मई में और जून में, तो उसने देखा यार अभी तो मेरी 30 छुट्टियां पड़ी हैं, मैंने तो छुट्टी कोई नहीं की है। हमने कहा यार अच्छा चलो अब छुट्टियां करनी शुरू कर देते हैं, दिन 60 रह गए, छुट्टियां 30 हैं। अब उसने कैलकुलेशन कर ली है कैसे मैंने अपनी पूरी करनी है। अब हमारा जो ज़रूरी काम है वो मुतासिर हो रहा है। अब HR वालों ने पॉलिसी बनाई, नहीं यार ऐसे तो ये ज़बरदस्ती की छुट्टियां करके सारे काम का जनादा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि भाई आप ऐसे ज़बरदस्ती छुट्टियां ना करें, आपकी 40 छुट्टियां थी, फ़र्ज़ किया आपने बीच में से 20 कर ली हैं, 20 बच गई हैं, तो हम आपको 20 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे। इसका मतलब है आपने 20 दिन ज़्यादा काम किया ना, आपको अलाउ था कि आप 20 छुट्टियां कर लेते, लेकिन आपने छुट्टियां नहीं की हैं। आप छुट्टियां ना करें, उनकी जगह आपको पैसे मिल जाएंगे। इसका नाम क्या है, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है की बजाय, छुट्टी की बजाय पेमेंट मिल गई है। बाद में नहीं भाई हमने पैसे नहीं देने, छुट्टी कर लो, तो ठीक है फिर छुट्टी कर लेनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा HR मैनेज करने वाला क्या कहता है, वो कहता है भाई अगर आपने फर्ज किया 30 दिन छुट्टियां नहीं की ना, तो हम आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि आपने एक महीना एक्चुअली इन सब्सटेंस आपने एक महीना एक्स्ट्रा काम किया है। वो कहता है भाई ये तो मैंने एक्स्ट्रा काम किया, इस पे टैक्स ना लगाओ। कहता नहीं इस पे भी लगेगा। लीव पे का मतलब समझ आ गया, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव का मतलब समझ आ गया, ओवर टाइम का पहले समझ आया हुआ है, बोनस का पहले ही समझ आया हुआ है, कमीशन का पहले ही समझ आया हुआ है कि यार अगर मुझे कमीशन मिले कि जनाब आप कस्टमर लाएंगे तो जो कस्टमर आपके थ्रू आएगा उसका 10% भी आपको मिलेगा, तो क्या ये सैलरी है? लॉ कहता है मेरी नज़र में तो सैलरी है। बोनस साल के आखिर में कंपनी अनाउंस कर देती है, ठीक है ना। ओवर टाइम का मतलब होता है 5 बजे तक आपकी ड्यूटी थी, उन्होंने कहा आज आपको 8 बजे तक रुकना पड़ेगा, तो वो जो पेमेंट मिल रही है ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुएटी रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है, और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट का मतलब होता है जैसे फर्ज की आपकी वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है ना, कोई एक काम ऐसा आ गया कि फर्ज किया आप ना वाइट कॉलर जॉब का मतलब है आप ऑफिस में बैठते हैं, साफ सुथरे दफ्तर में बैठते हैं, लेकिन एक असाइनमेंट आ गई, आप ऑडिटर ही थे, फर्ज करें आप काम कर रहे थे किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में ना, लेट्स अज्यूम पाकिस्तान की बात करते हैं,
OGDC हमारी सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल एक्सप्लोरेशन की, या PPFL ये दूसरी कंपनी। खैर, आप यहाँ जॉब कर रहे थे एज ए ऑडिटर। जहाँ से ऑयल निकल रहा होता है ना उसे कहते हैं वेल हेड। कोई प्रॉब्लम आ गई है वेल हेड के ऊपर, जहां आपको अपॉइंट किया जा रहा है कि बीइंग एन ऑडिटर, यार आपने 30 दिन यहां गुजारा, पहले आप कहते यार मैंने जाना है, क्योंकि ये वाली लाइफ तो बड़ी और तरह की लाइफ है, ये बड़ी सेक्रीफाइस किस्म की लाइफ है। यहाँ वर्कर्स वाली लाइफ है, यहाँ टेम्परेचर भी वैसा है, यहाँ एनवायरनमेंट भी वैसा है, यहाँ कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं सर अब आपको जाना तो पड़ेगा। लेकिन हम आपको, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इसका 2 लाख रुपए आपको इस महीने एडिशनल पे करेंगे एज वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। तो कहता है यार ये तो भाई मुझे जलालत के पैसे मिले हैं। टैक्स वाले कहते नहीं हमारे नजदीक जलालत भी सैलरी है। बात समझ आ रही है ना? वो कहते कोई वर्क कंडीशन सप्लीमेंट आ गया, सच एज फॉर अनप्लेजेंट, ये अनप्लेजेंट की बात आ गई, या डेंजरस वर्किंग कंडीशन। किसी वापडा के एम्प्लॉय को जब वो ये जो हाई टेंशन वायर हैं इसके ऊपर काम कर रहा हो, तो ये 11,000 kV और इस पर जब वो बच्चा काम कर रहा है, इसको यहाँ डेंजरस एरिया आ गया, यहाँ काम करने के कोई एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो कहते भाई वो भी सैलरी है। हमारी नजर में तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन से आप जो भी पैसे रिसीव करेंगे वो हमारी किताबों में सैलरी है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब है जो मर्जी कर लो ये सैलरी है। जब भी पैसे मिलेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से, क्योंकि ऊपर आ गया था बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो सैलरी हो गई, ठीक है। नंबर 2, इंक्लूडिंग का मतलब था ना सैलरी को एक्सपेंड कर रहे हैं डेफिनेशन को। अब ये मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी। एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, और कह रहे एम्प्लॉयर आपको कुछ सहूलियात प्रोवाइड कर दे ना, रहने के लिए घर दे दे, चलाने के लिए गाड़ी दे दे, मोबाइल दे दे, लैपटॉप दे दे, और कोई सहूलत दे दे, आपकी बिजली फ्री है, आपको पानी फ्री मिल रहा है, आपके बच्चों की फीस हम देंगे, वो कहता है यार हर सहूलत भी आपकी सैलरी। कहते पता कैसे चलेगा कि कितने पैसे हैं? कहता कोई बात नहीं, ये पता बता देंगे इसी चैप्टर में आपको, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। वो कहता है ये तफसीली गुफ्तगू है ना, तो इसकी अप्रोप्रिएट जगह कौन सी होगी? रूल्स। वो कहता है हम रूल बता देंगे आपको कि जनाब कैसे पता चलेगा कितना घर हो तो मेरी सैलरी में कितनी अमाउंट ऐड होगी, कैसे पता चलेगा अगर मुझे गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी हुई है तो कितने पैसे मेरी सैलरी में ऐड होंगे। वो कहता है ऐड करना सिखा देंगे, अभी सब्र करें, अभी सिर्फ इतना डाइजेस्ट करें कि अगर कोई सहूलियात हैं तो वो भी सैलरी है। अब आम जिंदगी में हम सहूलियात को सैलरी तस्वुर नहीं कर रहे होते। Any perks whether convertible into money or not. Number 3, the amount of any allowance provided by an employer to employee including cost of living, अच्छा including को बाद में कर, amount of any allowance। perks और allowance में एक फर्क है। perks में आप सहूलत प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए घर, चलाने के लिए गाड़ी। अलाउंस का मतलब होता है कि यार हम आपको हाउस रेंट अलाउंस दे देंगे 25,000 रुपया, आप जहाँ मर्जी रहते रहो। अलाउंसेस कैश में पे हो रहे होते हैं, अलाउंसेस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो पहले ही पता होगा 20,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, 50,000। वो कहते हैं यार हम गाड़ी नहीं प्रोवाइड करते भाई, गाड़ी की जगह आपको 10,000 रुपया महीने का हम पे करेंगे, गाड़ी आप अपनी यूज करें। ये क्या हो गया? अलाउंस। और वो कहते नहीं जनाब हम कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड करेगी, ये क्या हो गया? पर्क्स। बात समझ आ रही? वो कहते हैं यार आपकी एंटाइटलशिप है, हम आपको एक कनाल का घर लेकर देंगे, आप उसमें रिहाइश रखेंगे, पर्क्स। वो कहते हैं यार हमारी पॉलिसी घर लेकर देने की नहीं है, हम आपको 30,000 रुपया कैश देंगे, घर आपने खुद लेना, अलाउंस होगा।
बात समझ आ गई? द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, अब उसने कुछ अलाउंसेस को और एक्सप्लेन किया, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग अलाउंस। बस यहाँ रुके हैं पहले हम। वो कह रहे यार अगर इस तरह की बातों से भी नहीं है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, महंगाई अलाउंस का सोफिस्टिकेटेड नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है। आपको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला जी 10,000 रुपये, आपकी मर्जी, आप घर जाके इससे एंटरटेनमेंट करें या इस पे भी जाके लड़ाई डालने घर में, मर्जी आपकी, पाबंदी कोई नहीं। अलाउंस में तो आपको पैसे मिल गए। एजुकेशन अलाउंस, इन सारी सूरतों में पैसे मिल गए। और पर्क्स का मतलब क्या होता है? आपके बच्चों की तालीम फ्री है, अब पैसे नहीं मिल रहे, अब बच्चों की फीस पे कर रहा है इदारा। हो सकता है आप में से कोई बच्चे ऐसे बैठे हो जिनके वालिदैन ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहां जो राइस को फीस पे हो रही हो वो उनके इदारे से आ रही हो। अगर इदारे से डायरेक्ट फीस आ रही है देन इट इज पर्क्स, और अगर इदारा एक फिक्स अमाउंट देता है तो फिर अलाउंस। ठीक होगी बात? अच्छा जी, फिर वो आखिरी बात कहते हैं, बट shall not include any allowance solely expended in the performance of employees duty of। वो कहते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा अलाउंस हो, ऐसा कैश हो कि आपको कहा जाए भाई आप कराची जा रहे हो, ये पकड़ो जाने की टिकट, आने की टिकट के पैसे, ये टिकट करो, 3 दिन वहां रहना है, ये होटल के पैसे, और ये काम अपने दफ्तर का करके आना, क्या ये बात भी सैलरी में आएगी? नहीं, ये तो सोली एक्सपेंडेड किसके ऊपर खर्च हो रहे हैं? एम्प्लॉयर की ड्यूटी के लिए खर्च हो रहे हैं। भाई इसका मेरी सैलरी से तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बट shall not include any allowance solely expended in performance of employees duty of employer। क्लियर हो गई बात? 3 चीजें शामिल हो गई हैं। नंबर 1, मंथली सैलरी जिस भी नाम से ले वो सैलरी है, वेज, पेमेंट, फ्लॉर, दिमाग, पुल्लम सारा कुछ उसने शामिल कर दिया। नंबर 2, सहूलियात जो भी ले। नंबर 3, कैश में जो भी अलाउंस मिले सारे का सारा सैलरी में आ गया। ठीक होगी बात? अच्छा जी, For removal of doubt, it is clarified that allowance solely expended in performance of employee's duty does not include allowance which is paid in monthly salary or fixed basis or percentage of salary। वो कह रहे यार ये जो बात हमने ऊपर लिखी है ना, इसको समझें, ये क्या कह रहे हैं हम? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अगर आपको एक फिक्स अमाउंट दे दी जाए कि यार आप दफ्तर के कामों से बाहर निकलते हैं और आपको जाना ना तो पड़ता ही है, और आप हर दफ़ा ऊबर का बिल लाके हमें दे रहे हैं, यार ऐसा करते हैं तुम्हें 20,000 रुपया महीने का इकट्ठा दे देते हैं, बस तुम्हें 20 ही मिला करेगा, अब खर्चा हो या ना हो 20 मिलेगा। वो कहता है ये इस वाली डेफिनेशन में नहीं आया, बट डज नॉट एक्सक्लूड, ये ऊपर में चला गया। दोबारा बताने लगा, ऐसे सोचो, एक बंदा है, उसके जिम्मे बाहर जाना आना है, अब वो बेचारा जब बाहर जाता है वो कहता है जी पैसे दे दो, कहते हैं अच्छा जी। फिर हमने थोड़े दिनों में हमें समझ आई यार हर वक्त सबके सामने से पैसे निकाल के जो दे रहे हैं, हमने कहा यार बात सुनो, तुम ऊबर करवा के चले जाया करो, शाम को हमें ऊबर का एक्चुअल बिल दे दिया करो और अकाउंटेंट से पैसे ले लिया करो। अब पिछले 3 महीने से ऐसे हो रहा है, किसी महीने इसकी ट्रैवलिंग बनी 25,000 रुपया, किसी बनी 30,000 रुपया, किसी बनी 20,000 रुपया। हमने से बुला लिया, क्या रोज बिल लाते हो, रोज बिल लेते हो, ठीक है ना, आप एक काम करो, आप 25,000 रुपया महीने का हमारे से सैलरी में फिक्स ले लो, इससे ये खर्चे कर दिया करना। क्या कहते हैं नहीं, अगर आप ऐसे चलोगे ना तो फिर हम इसे 25,000 रुपया अलाउंस तस्वुर करेंगे और इसकी सैलरी में ऐड करेंगे, इसे इसी तरह ही चलाएं, फिर ये सैलरी में ऐड नहीं होंगे। अब पढ़ें जरा ये वाली बात के साथ। For removal of doubt, it is clarified that allowance solely expended in performance of employee's duty does not include, हालांकि है ये solely duty, लेकिन
लेकिन जब आपने इसका मैकेनिज्म चेंज किया ना, असल में टैक्स वालों को हर वक्त ये लगता रहता है कि लोग झूठ बोल रहे होंगे, वो भी चोट समझ के बैठे हुए हैं। ऐसे ही है, ये रियलिटी है। वो कहते हैं नहीं, अगर ये सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है ना, तो ऐसे ही पे करे, हर ऊबर का बिल अलग इसको दे। अगर आप इसे लमसम देंगे, कैसे? अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स बेसिस या परसेंटेज ऑफ, यार सैलरी का 20% हम आपको ट्रैवलिंग दे देते हैं, इसके अंदर आप मैनेज करेंगे। वो कह रहा जैसे ही आप फिक्स करेंगे ये सैलरी बन जाएगी, ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएगी। थोड़ा लग रहा है कि ज्यादती हो गई है ये, लेकिन लॉ कह रहा है बस ऐसे ही है, क्योंकि हमें वरना शक लग रहा है कि आप ये कोई गड़बड़ कर रहे हैं। अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ, वो कह रहा है कोई आपने ऐसी फिक्टिशियस डाल दी है बात कि जी बंदा कराची जा रहा है, हालांकि गया कोई नहीं है, तो ये तो आप विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। वो कह रहा है फिर ये भी नहीं, क्योंकि ऊपर लफ्ज़ लिखा था बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉ को लगा कि लोग ना इंटरप्रिटेशन ले आएंगे, उन्होंने खुद ही एक्सप्लेनेशन डाल दी बीच में, लॉ ने ही डाल दी कि भाई ये वाले केसेस वो नहीं है, अगर आप ऐसे पैसे दे रहे हैं तो ये कहाँ फॉल करेगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा जनाब, 3 बातें शामिल हो गई हैं, 3 बातें हमें समझ आ गई हैं। नंबर 1, मंथली सैलरी का नाम जो मर्जी रख लें, वेजेस रख लें, सैलरी रख लें, रिन्यूमरेशन रख लें, बोनस रख लें, कमीशन रख लें, सैलरी है। नंबर 2, सहूलियात, पर्क्स। कहते हैं पर्क्स आपको समझ आ रहे हुए ठीक है, वरना हम रूल में बता देंगे कितने पैसे ऐड करने हैं। इसीलिए आगे उसने लिखा वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और तीसरी बात आ गई अलाउंसेस। जनरली अलाउंसेस जो भी आपको मिलेंगे, किस तरह के, एजुकेशन अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। एक बंदे की जॉब लगी, यहाँ से उसे राइविंड रोड जाना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर ने देखा कि 800 रुपया तो रोज आने जाने के लग गया, उसने कहा हम आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे 15,000 रुपया महीने का फिक्स, सैलरी बन गया। बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ, अच्छा अदर देन को भी छोड़ते हैं। वो कहता है कोई ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉई ने खर्च किया है और एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, जैसे बच्चों की फीस, कि जनाब अब 2 तरीके हैं, अलाउंसेस और इसमें थोड़ा सा लॉ फर्क करके चल रहा है। एक है कि बच्चों की फीस का वाउचर सबमिट करवाएं, हम ही पैसे पे करेंगे, एम्प्लॉयर ही पैसे पे करेगा, वो पिछले वाली कैटेगरी में आ गया। एक है अलाउंसेस की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। एक है कि नहीं, आप बच्चों के पैसे पे करते हैं, फिर इदारा पे कर देगा आपका कोई भी खर्चा, अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने, क्योंकि एम्प्लॉई का खर्चा था, कोई बच्चे की शादी हो रही है, कोई घर में बीमार हो गया है, कोई एनी एक्सपेंडिचर, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा क्या, एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा यार चलो ये गरीब आदमी है या वैसे ही अच्छा एम्प्लॉई है, वट एवर द रीजन इज, एम्प्लॉयर ने कहा यार ये मैं पे कर देता हूँ। खर्चा किसका था? आपका। वो कहता जनाब ये सैलरी है। अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स। पेड का मतलब है पहले ही मैंने पे कर दिया, तो बताया जी मेरे बच्चे की शादी है, मैंने कहा अच्छा पैसा करें, वलीमे का सारा फंक्शन मेरी तरफ से कर लें और पैसे निकलवा लें, जो बिल बनेगा मैं पे कर दूंगा, एज एन एम्प्लॉयर पे ही मैंने कर दिया। रीइंबर्स का मतलब होता है पे आप करके आए हो, फिर वाउचर दिखाकर पैसे ले लिए, तो इसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? रीइंबर्स्ड। क्या है, मैं पे करूं या रीइंबर्स करूं, ये आपकी सैलरी बन गई है। डन हो गई बात। अब आ गया
अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी। अब आपने मुझे कराची भेजा हुआ है और दफ्तर के काम गया हूँ, तो जाहिर है जितने खर्चे हुए किसने पे करना है? दफ्तर ने पे करना है। वो कहते हैं ये वाले तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते ना मेरी सैलरी में। मेरा कोई खर्चा है, मेरा कोई खर्चा है जो एम्प्लॉयर पे कर दे या रीइंबर्स कर दे, क्योंकि ये क्यों मुझे पैसे मिल रहे हैं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन की वजह से मिल रहे हैं। जब भी कोई पैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशन की वजह से मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? सैलरी कहलाएंगे। 4 बातें समझ आ गई? जी जनाब। ऐसा भी तो हो सकता है कि दफ्तर की ड्यूटी की वजह से आपने बाहर या किसी ऑफिस की कंपनी के कुछ ऑफिस हैं मल्टीपल सिटीज में, तो आप अपनी फैमिली को साथ ले जाए या दोस्तों के साथ टूर चला जाए कि मैं तो ऑफिशियल टूर में जाता हूँ। बड़ा लॉ बड़ा मोहतात है, उसने इसीलिए क्या लिखा? होली एंड एक्सक्लूसिवली। अगर आप अल्फाज देखें, ऑफिशियल ड्यूटी वो किसे कहता है? होली एंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना? अच्छा जनाब आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी वेजेस इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव। वो कहता है अगर किसी बंदे को हम जॉब ऐसे दें कि भाई आपकी सैलरी होगी 5 लाख रुपया और हम आपको प्रॉफिट का 10% एज अ शेयर भी देंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये बंदा एम्प्लॉई है कि पार्टनर है? प्राइमरी रिलेशन देखा जाता है, इसको सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब एम्प्लॉई है, इसका मतलब है ये सैलरी का पार्ट है। इसी को क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि इंक्लूडिंग का फ्रेज चल रहा है ना कि कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, कहीं आपको लग रहा है ये चीज़ शामिल है कि नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू। अब वो दोनों बातें समझा रहा है। देखें, एक एम्प्लॉई ये था, एक दूसरा एम्प्लॉय मिस्टर बी था, ये मिस्टर ए था। मिस्टर बी को हमने कहा यार आपको भाई सैलरी कोई नहीं मिलेगी, जो प्रॉफिट होगा ना उसका 20% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब हमने इसे क्या दिया है? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, सैलरी की बजाय प्रॉफिट मिलेगा, ये भी सैलरी है। और एक को कह रहे हैं सैलरी भी मिलेगी, प्रॉफिट भी मिलेगा। इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है? प्रॉफिट इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन ल्यू ऑफ की बजाय के साथ। वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट। अब ये जरा हाई प्रोफाइल लोगों की बात हो रही है, उनकी नहीं बात हो रही जो सीवी उठाकर घर से निकले हुए हैं कि भाई आज पता करते हैं कहाँ से जॉब मिलेगी, उसकी नहीं बात हो रही। अब ये हाई प्रोफाइल बंदा तोड़ना है। एक न्यूज़ चैनल बना है, उसने किसी दूसरे न्यूज़ चैनल के हाई प्रोफाइल न्यूज़ एंकर्स तोड़ने हैं, ठीक है ना? अब वो उसे कहता है भाई आप मेरे साथ ना एग्रीमेंट करें कि अगले महीने से आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे, आपकी मंथली सैलरी होगी फला, और आप ये जो एग्रीमेंट अभी मेरे साथ कर रहे हो ना, ये एग्रीमेंट करने पर ही मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, सिर्फ आप एग्री करें कि अगले महीने आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे। कैपिटल रिसीट एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन्स एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। जी क्यों? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही है यहाँ, एग्रीमेंट का लफ्ज़ क्योंकि इनकम टैक्स लॉ उसको नहीं ना देखता, यहाँ एग्रीमेंट से मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा जी अगली बात, एज कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंज टू एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, वो कहते हैं अगर हमने कोई एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना कोई कंडीशन लगा दी, आप हमारे न्यूज़ चैनल में काम करेंगे तो कहीं और काम नहीं करेंगे, किसी और न्यूज़ चैनल पे आप एज ए गेस्ट भी नहीं जाएंगे,
ठीक है, वो कहता है अच्छा जी नहीं जाऊंगा। तो वैसे हर चीज़ का जब एग्रीमेंट हो रहा होता है तो कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। चलो ओके मैं एग्री करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर मुझे इसके क्या पैसे मिलेंगे? वो कहते हैं जी 10 लाख रुपए हम इसके आपको अलग देंगे। मैंने पहले कहा ये हाई प्रोफाइल लोगों की बात हो रही है, जो CV उठाकर सैलरी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है? या कोई कंडीशन में चेंज कर दी हमने पहले कहा था कि यार आप ना हमारे पास प्रोग्राम करेंगे ना तो किसी और चैनल पे प्रोग्राम नहीं करेंगे, उसने एग्री कर लिया। बाद में हमने देखा ये बड़ा होशियार आदमी है, प्रोग्राम नहीं करता है, गेस्ट चला जाता है। बात समझ आ रही है? अब हमें लगा कि नहीं यार ये बंदा हमारा है और इसकी फेम ही हम सेल कर रहे हैं, तो अब आप कंडीशन चेंज करने लगे। आप कह रहे हो भाई आप ना प्रोग्राम करोगे और ना किसी प्रोग्राम में एज ए गेस्ट भी नहीं जाओगे। वो कहता ठीक है जनाब 10 लाख वोट दे रहे थे, 5 और तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज उसकी फेम बिक रही है। ठीक है ना, उसकी फेम। ये तो मैं छोटी फिगर्स बोल रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो जाए, CA छोड़ के एंकर ना बनने चले जाएं। हमने अपना बिजनेस में तो देखना है ना भाई। तो ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं जो ये हो रही होंगी सारी। 2 बातें समझ आ गई। तीसरी बात, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर पेड voluntarily or under an agreement including any compensation for redundancy। कहते भाई अगर हम आपको निकालेंगे तो 6 महीने की सैलरी हम आपको देंगे। ठीक है ना, अब किसी बंदे को अब किसी वजह से टर्मिनेट करना पड़ गया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 6 महीने की सैलरी देनी पड़ गई है। 1 मंथ नोटिस तो आम बंदे का भी होता ही है ना। वो कहते ये वाले पैसे भी सब सैलरी हैं। ये तीनों हालांकि कैपिटल नेचर की रिसीट्स हैं, वन ऑफ ज्वाइनिंग पर वन ऑफ किसी बंदे ने कोई एक हैवी अमाउंट ले ली। जैसे जब ये बोल चैनल खुला तो सारे बड़े बड़े जितने एंकर थे बोल ने उठा लिया, फिर बोल वाले को उठा लिया। ठीक है तो ये उन वाली बातों का सारों का जिक्र हो रहा है कि इस तरह की बड़ी बड़ी कोई फिगरदारी होंगी। कोई केमिस्ट होगा, कोई अपने उसका रिनाउंड आदमी होगा, कोई आपके इंडस्ट्री में कोई टीचर होगा जिसका बड़ा नाम होगा, कॉलेज चार होगा यार ये टीचर हमारे पास मूव कर जाए, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे होंगे ना। तो फेम वाले लोगों के साथ जो इस तरह के एग्रीमेंट होंगे वो कहते हैं यार किसी कंफ्यूजन का शिकार न रहना, ये सारी चीज़ें सैलरी हैं और आपने सैलरी में ही इनको टैक्स करवाना है। अभी डेफिनेशन कंटिन्यूड है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। आई होप कि आप जब कल आएंगे तो बुक लेकर आएंगे इंशाल्लाह।